पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। हम सब मनुष्य एक समाज में रहते हैं। समाज में रहकर हमें अपने मन के भावों अथवा विचारों को परस्पर आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। हम अपनी इस जरूरत को भाषा द्वारा ही सिद्ध करते हैं। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो पहले वह उस बात को सुनता है, फिर समझता है एवं फिर उसका उत्तर देता है। इस तरह भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। भावों या विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलकर सुनकर तथा लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी या कविता सुनाना, टेलीफोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। श्रोता भाषा के इस रूप को सुनकर समझ लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करता है तथा पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दूर रहने वाले अपने मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं तो वे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आपके मन में यह विचार अवश्य उठता होगा कि भाषा कैसे बनी। आदिकाल में जब मानव जंगलों में रहता था तो उसे अपने मन के विचारों या भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी होगी। तब उसने कुछ संकेतों या कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया होगा। फिर धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ इन ध्वनियों और संकेतों का स्थान भाषा ने लिया होगा। प्रारंभ में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि भाषा का लिखित रूप भी होना चाहिए। तब मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित कर दिए गए और इन चिन्हों के आधार पर जो व्यवस्था हुई उससे लिखित भाषा का जन्म हुआ। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं जैसे जर्मन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जैसे गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी आदि। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम,
संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, बोडो, मैथिली तथा मणिपुरी। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी भी राष्ट्र की अधिकतर जनसंख्या करती है उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों या राजकाज के कार्यों में किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मातृभाषा, जन्म लेने के बाद बालक जिस परिवार और समाज में पलता है उसी की भाषा सीखने लगता है। जब वह 2-3 वर्ष का हो जाता है तो उसी भाषा में बोलना भी शुरू कर देता है। थोड़ा और बड़ा हो जाने पर जब वह विद्यालय जाने लगता है तो लिखना पढ़ना भी सीख जाता है। व्यक्ति जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर परिवार व माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा का महत्व, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। भारत के अलावा अनेक देशों में इसके पठन पाठन की सुविधा है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसे सीखना भी अत्यंत सरल है। हिंदी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के अनेक शब्द हैं। सभ्यता के विकास के साथ इसमें अन्य विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी घुल मिल गए हैं। बोली, भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है। साहित्य लेखन में इसका प्रयोग प्रायः नहीं होता। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। जब बोली में साहित्य का निर्माण होने लगता है तो बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। ब्रज और अवधी में लिखा गया साहित्य इस बात के उदाहरण हैं। भाषा और बोली में अंतर, बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का प्रयोग साहित्य की रचना में किया जाता है और बोली का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। बोली को लिखा नहीं जाता जबकि भाषा लिखित रूप में होती है। भाषा सर्वमान्य होती है, बोली को सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। इसी निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। भाषा संस्कृत, हिंदी, देवनागरी लिपि। भाषा अंग्रेजी, रोमन लिपि। भाषा उर्दू, फारसी लिपि। भाषा पंजाबी, गुरमुखी लिपि। भाषा मराठी, देवनागरी लिपि। भाषा कोंकणी, देवनागरी लिपि। भाषा नेपाली, देवनागरी लिपि। भाषा जर्मन, रोमन लिपि। भाषा फ्रेंच, रोमन लिपि। साहित्य, कृतियों का अमूल्य कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जनसाधारण के विचारों को साधारण भाषा में लिखना गद्य साहित्य कहलाता है। इसके अंतर्गत गद्य के रूप में लिखी गई रचनाएं आती हैं। गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण पत्र,
निबंध आदि। पद्य साहित्य। जब कोई रचना काव्य के रूप में रची जाए वह पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कविता, गीत, दोहा, छंद, चौपाई आदि। मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग एक लंबे समय तक किया जाता है तो भाषा में कुछ वर्णों तथा शब्दों के भिन्न रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिन्हें देखकर यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इनमें कौन सा रूप शुद्ध और मानक है तथा कौन सा अशुद्ध और अमानक। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के शब्दों या वर्णों के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक रूप कहलाता है। उदाहरण: अमानक, मानक: गई, गई, गए, गए, डंडा, डंडा, संत, संत, बुद्धि, बुद्धि। आइए आइए। व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। व्याकरण की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा के मौखिक तथा लिखित रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग या विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और उनके लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्द स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। हमने जाना, हम भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे को बताते और समझाते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर परिवार व माता पिता से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। देश के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। किसी भाषा के लिए निर्धारित किए गए जिन चिन्हों के माध्यम से उस भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कृतियों का अमूल्य कोश साहित्य कहलाता है। व्याकरण के नियमों द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं।